हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं ये साल आपके लिए अच्छा रहे और आपके जितने भी सपने हैं वो सब पूरे हो जाए। तो इस नए साल की शुरुआत में सरकारी ऑफिसर रेजिमेंस आपके लिए ला रहा है हफ्ते में 3 दिन करंट अफेयर की सीरीज, जहां पर जो भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जो आपके बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, एसएससी और रेलवे के अलावा स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो या अदर गवर्नमेंट के एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और हमसे जुड़ना चाहते हो तो इसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारे कांटेक्ट नंबर, ये हमारी ब्रांचेस नागपुर और पुणे में। तो आइए बिना किसी देरी से शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन, जहां पर हम आए हैं करंट अफेयर के टॉपिक के साथ। तो ये अल्टरनेटिव्स में नहीं होगा, हफ्ते में 3 दिन देखने मिलेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच डिड ओवरसीज इंडियन डिपॉजिट इन एनआरआई डिपॉजिट स्कीम ड्यूरिंग अप्रैल अक्टूबर। ये FY मतलब होगा फाइनेंशियल ईयर 25, मतलब 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। एंड हाउ डज इट कंपेयर टू द सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन पूछा है कि अप्रैल अक्टूबर वित्त वर्ष 2015 के दौरान, सॉरी 15 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2025 के दौरान प्रवासी भारतीयों ने एनआरआई मतलब होगा नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियंस, जमा योजनाओं में कितना जमा किया है और ये पिछले वर्ष की तुलना में कितना है। तो लास्ट ईयर इस टाइम पीरियड में कितना पैसा जमा किया गया था। जो एनआरआई है, ऐसे लोग जो भारत में नहीं फॉरेन में रहते हैं बट वो इंडियन है, तो वो हर साल कुछ ना कुछ पैसा हमें देश में भेजते हैं, उसको बोल रहा है कि पिछले साल की कंपेयर में क्या है। तो आप ऑप्शन देख सकते हो A B C D। तो जानते हैं इसका क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहां पर क्या हुआ पिछले साल की तुलना में इस साल जो अप्रैल अक्टूबर फाइनेंशियल ईयर 2025 रहा है, तो पिछले साल $6.11 बिलियन क्या हुआ था, पैसा डिपॉजिट हुआ था, बट इस साल कितना हो गया, ऑलमोस्ट डबल, मतलब $12 बिलियन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब जानते हैं आगे और भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है कि जब भी कोई एनआरआई है भारत में आता है, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो वहां पर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ऐसे अलग अलग अकाउंट ओपन करके पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। इसीलिए कुछ ऐसे लोग जो भारत में नहीं रहते, भारत के बाहर रहते, तो उनके लिए अलग अलग डिपॉजिट अकाउंट होते हैं। एनआरआई डिपॉजिट अकाउंट होता है या फिर FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट होता है। तो वो लोग भी कुछ पैसा हमारे भारत के बैंकों के माध्यम से जमा कर सकते हैं। तो वही डेटा बोला गया है, क्योंकि जितना हमारे पास पैसा फॉरेन के थ्रू आएगा तो उतना हमें क्या होगा, फायदा होगा। तो डेटा याद रखेंगे कि ऑलमोस्ट क्या हो गया, डबल। तो कभी कभार ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कितना परसेंटेज बढ़ा, तो कितना परसेंटेज बढ़ा, तो आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट क्या हो गया, डबल हो गया, 200% बोल सकते हो। पर लास्ट टाइम कितना था, इसी टाइम पीरियड में 6.11 था और इस बार कितना हो गया, 12 बिलियन। तो 2 गुना बढ़ गया इस बार। तो अच्छी बात है कि जितना हमारे पास पैसा आएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हाँ, आगे और देख लेते हैं क्या बोला है। इन अक्टूबर 2024 द टोटल आउटस्टैंडिंग एनआरआई डिपॉजिट रीच $160.69 बिलियन, अप फ्रॉम जो अक्टूबर 2023 में कितना था, $143.48 बिलियन। तो जो टोटल आउटस्टैंडिंग एनआरआई डिपॉजिट हुआ है वो इस साल ज्यादा देखने मिल रहा है। अच्छी बात है कि धीरे धीरे हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, पैसा ज्यादा इन्वेस्टेड हो रहा है करके। और उन्होंने बताया कि ये अक्टूबर 2024 में ओवरसीज इंडियंस इन्वेस्टेड नियरली $1 बिलियन इन वेरियस एनआरआई डिपॉजिट स्कीम। तो अलग अलग स्कीम के माध्यम से अच्छा खासा $1 बिलियन क्या हुआ, केवल अक्टूबर महीने में डिपॉजिट हुआ। आगे बात करते हैं। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट एनेबल एनआरआई टू होल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट इन इंडिया इन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी फॉर 1 to 5 ईयर। तो क्या बोला गया है कि जो अपन FD कराते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो जो FCNR बैंक अकाउंट है उनके लिए भी ऑफर दिया गया कि आप लोग भी कुछ FD करा सकते हो 1 से 5 साल के बीच में। During April October financial year 2025, FCNR bank deposits saw the most inflows totaling $6.1 billion, up to from $2.06 billion the previous year। तो यहाँ पर भी क्या हुई, इंक्रीजमेंट देखने मिला, जहाँ पर पिछले साल की तुलना में ऑलमोस्ट 3 गुना क्या है, बढ़ते देखने मिला है। The total outstanding FCNR बैंक डिपॉजिट वर $31.87 बिलियन। तो अच्छी बात है कि यहाँ पर भी क्या हुआ, हमको कुछ ज्यादा देखने मिला।
अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है? विच कंपनी हैज इमर्ज्ड एज द ग्लोबल लीडर इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग in terms of volume, hosting twice as many IPOs as the United States and 2.5 more times more than Europe as per Pentomath ग्रुप एनालिसिस। तो जो पेंटोमेथ ग्रुप एनालिसिस उसके हिसाब से बताया गया कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो यूएसए की तुलना में 2 गुना और यूरोप की तुलना में 2.5 गुना आईपीओ रिलीज किया। तो पहली बात करते हैं कि आईपीओ क्या होता है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो जब कोई कंपनी पहली बार जब उसे मार्केट से पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो मान लेते हैं कोई XYZ कंपनी है जो मेकअप इंडस्ट्री में काम करती है, तो उसको मान लो 100% किसी व्यक्ति का क्या है, शेयर मार्केट है, तो वो चाहता है कि इस 100% इक्विटी को अपना कुछ ना कुछ इक्विटी रिलीज करके मार्केट से मनी गेन कर ले। तो इसीलिए जब कोई भी कंपनी पहली बार मार्केट के लिए 1%, 2% या कुछ ना कुछ इक्विटी मार्केट में जब पहली बार रिलीज करेगी, उसको क्या बोलोगे, आईपीओ बोलोगे। तो ये सबसे ज्यादा किसने जारी किया ऐसा बताया गया। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, India has become the global leader in initial public offering, hosting twice as ये सब 2.5 यूरोप का और 2 गुना यूएस का। अब देख लेते हैं। In the first 11 months of 2024, 76 company in India raised 1.3 trillion dollar through IPO। तो बताया गया कि शुरुआत के 11 महीनों में ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट 1.3 ट्रिलियन पैसा हमने जनरेट किया भारत की 76 कंपनियों के द्वारा। तो ये 76 कंपनियों के नाम भी याद कर लेंगे। द पेंटोमेथ रिपोर्ट प्रेडिक्ट्स दैट द आईपीओ फंडरेजिंग इन 2025 कुड ब्रेक रिकॉर्ड्स रीचिंग ओवर 2 ट्रिलियन। और ये भी उम्मीद लगाया जा रहा है कि 2025 में शायद ये जो आईपीओ है वो कितना हो जाएगा, 2 ट्रिलियन भी हो जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया रैंक्ड #1 globally in IPO volume, surpassing the US and Europe. India listed nearly double the number of IPOs compared to the US and 2.5 more than Europe. However, the US still leads in the total IPO proceeds money raised, showing its market is the highly attractive to global investors। तो देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है, सी। तो ये केवल बताएगा कितना पैसा हुआ। अब वॉल्यूम को भी देख लेते हैं और कौन कौन सी कंट्री है जिनका उम्मीद लगाए जा रहे थे कि आईपीओ ज्यादा अच्छा होगा। बट जैसे बात करते हैं चाइना की बात करते हैं, तो चाइना भी क्या है, सबसे डेवलप कंट्री या फिर इमर्जिंग कंट्री है। वहां पर जो रिपोर्ट आई क्या बताया गया कि वहां पर जो आईपीओ है वो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्रीज देखने मिला, जो लोएस्ट है पिछले 10 सालों का। अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो globally the technology, media and telecommunication, industrial and consumer sector drove most IPO activity, contributing about 60% of the total IPOs। IPO वॉल्यूम की बात करते हैं तो देखते हैं, तो 332 जो सबसे हाईएस्ट दिख रहा है इंडिया का, इसमें कितना है, यूएस का 205 आईपीओ, चाइना कितना है 130 है, वेस्टर्न यूरोप का 64, जापान का कितना है 80। तो कहीं ना कहीं 332 आईपीओ अपना जो रिलीज हुए हैं उसको फायदा देखने को मिला। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, इन अक्टूबर 2024 हाउ मच डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेट सेल इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मार्केटिंग इट्स हाईएस्ट मंथली सेल इन ओवर 2 इयर्स। तो बोला है अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने विदेशी मुद्रा बाजार, मैं बताने वाला हूं भी क्या है, में कितनी शुद्ध बिक्री की, जो 2 वर्षों में सबसे अधिक मासिक बिक्री है। क्या होता है कि हमारे भारत में $1 खरीदने के लिए 83 या 84 या 85 रुपीज चलते हैं। अभी समझने के लिए अपन 80 रुपीज लेते हैं। तो यदि 2 चीज होता है, हमें यदि डॉलर करना पड़ता होगा, परचेज करना पड़ता होगा, तो हम कितने रुपए देने वाले हैं, 80 रुपीज देने वाले हैं। सेम उसी प्रकार से यदि किसी देश को हमारे देश की करेंसी रुपीज खरीदनी होगी, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उसे रुपीस क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे, ताकि उसके बदले मुझे क्या मिल जाए, डॉलर मिल जाए। तो दोनों देखने मिलता है। तो जब हमें रिक्वायरमेंट होती है कोई सामान खरीदने के लिए, तो हम डॉलर करते हैं, परचेस करते हैं। बट सामने वाले कंट्री को जब हमारे देश में कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है, ये अलग अलग तरीके से कोई सामान खरीदना होता है, तो क्या करेगा, वो हमसे करेंसी लेगा, तो क्या करेगा, हम उसको रुपीस सोल्ड करेंगे। तो देखना पड़ता है कि हमारा क्या हुआ, परचेज ज्यादा हुआ कि सोल्ड ज्यादा हुआ। जितना सोल्ड ज्यादा होगा मतलब हमें क्या होगा, नेट प्रॉफिट देखने मिलेगा। तो देखते, तो कितना हुआ है ये पूछा गया है।
इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या होने वाला है। इन अक्टूबर 2024 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोल्ड, देखो 9.2 बिलियन डॉलर, इट्स हाईएस्ट मंथली सेल इन ऑलमोस्ट 2 ईयर सिंस सितंबर 2022 व्हेन 10.3 बिलियन वाज सोल्ड। तो देखिए अब ये जो डेटा है वो समझिएगा, हमने कितना खरीदा और कितना क्या किया, बेचा। तो 27.5 बिलियन हमने क्या किया, खरीदा, और 36.7 बिलियन क्या कर दिया, हमने सोल्ड कर दिया। तो जो हमें नेट प्रॉफिट देखने मिल रहा है वो कितना देखने मिल रहा है, 9.2 बिलियन डॉलर। तो हमें क्या फायदा देखने मिला। The rupee fell by 0.34% in October, reaching 84 per dollar on October 11 and surpassing 85 per dollar by the end of the month। तो क्या बताया गया, यदि हमें $1 खरीदना पड़ रहा था तो 11 अक्टूबर को 84 रुपए हमें देने पड़ रहे थे, बट उस महीने के अंत तक हमें 85 रुपए भी देने पड़ गए थे। तो RBI intervened strongly at 83.98 per dollar to control the rupees volatility। तो फिर लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में और RBI के हाथ में पावर होती है कि उसको अपन कम कर सकते हैं 85, 84। तो RBI ने 83.98 पर डॉलर बोला कि हम $1 खरीदने के लिए इतना रुपया देंगे। इन द फर्स्ट हाफ of the current fiscal year April September the RBI purchased 8.52 billion डॉलर। तो इतना हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में RBI ने परचेज किया। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। Which port welcomed CMA CGM port Diamond, the first ever liquefied natural gas powered container vessel to dock at its container terminal City 4। तो क्या बोला गया, किस बंदरगाह ने अपने कंटेनर टर्मिनल सिटी 4 पर डॉक करने वाले पहले तरलीकृत प्राकृतिक गैस संचालित कंटेनर जहाज CMA CGM पोर्ट डायमंड का स्वागत किया। अब समझिए क्या होता है ये जो डॉक वर्ड आया कैसे, क्योंकि क्या होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आपने सुना होगा। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है, बहुत बड़ा होता है जो हमारी पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। यहाँ पर जो साइंटिस्ट होते जाते हैं वहां पर रहते हैं। तो कभी कभार जब भी हमें ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना होता है तो एक बार में इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट हम लेके नहीं सकते, तो धीरे धीरे करते हम लोग अलग अलग सैटेलाइट को ले जाते हैं और उनको जोड़ने का काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डॉक बोलते हैं। तो सेम उसी प्रकार से हमारे भारत में जो भी क्या है, रेलवे के लिए आते हैं तो प्लेटफॉर्म हो गए, एरोप्लेन के लिए क्या होते हैं, अपने एयरपोर्ट होते हैं। तो सेम उसी प्रकार से अलग अलग बंदरगाह होते हैं। तो बंदरगाह में क्या होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं जहां पर करते हैं हम जहाज को अनलोडिंग या फिर कुछ लोड करना होगा, उसमें कुछ डीजल डलवाना है, कुछ इलेक्ट्रिशियन का काम करना होता है। तो एक ऐसा जगह चाहिए जहां पर हम लोग उस जहाज को पूरा प्रिपेयर कर ले, जो भी उसमें सामान है उसको आराम से उतार सके, चढ़ा सके, हर प्रकार के काम कर सके। यदि कुछ खराबी है तो उसको और भी सही कर सके। तो ये सबसे पहले डॉकिंग वाला करने वाला कौन सा बंदरगाह है, ये बोला गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन मुंद्रा वेलकम CMA CGM for Diamond, the first LNG powered container vessel to berth at the port's container terminal। ऐसा नहीं कि पहली बार हमारे भारत में हो रहा है। एक्चुअली ये जो बोला गया, जो जहाज आ रही है वो किससे, LPG से भरी हुई है, लिक्विड नेचुरल गैस है ना, तो उनसे भरी हुई है। तो इसकी संबंधित जो है वो काम करने के लिए अपन ने जो जहाज को, बंदरगाह को तैयार किया ताकि ये जो काम है आसानी से हो जाए। This vessel 268 meter long and 43 meter wide is the third in a line of LNG powered ships with a capacity of 7,000 कंटेनर्स। तो अच्छी बात है कि जो जहाज की लंबाई बताई गई और वहां पर जो कैपेसिटी है इतने सारे कंटेनर को वो ले सकता है। The CMAX 2 के AS1 सर्विस कनेक्ट्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड चाइना बूस्टिंग ग्लोबल कॉमर्स लाइन। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, हमें भारत और चाइना के बीच में जो व्यापार करने के लिए है ना, तो उसको चेन करने के लिए फायदा हो रहा है। अडानीज मुद्रा पोर्ट इज इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट एंड द शो पीस ऑफ APSEZ with cutting edge infrastructure capable of handling vessel up to 21 मीटर। तो कहीं ना कहीं जो ये मुद्रा पोर्ट है अडानी का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट में से एक है। Deep and solid connectivity via highways, rail corridor and the dedicated freight corridor। तो कहीं ना कहीं ये जो बंदरगाह है उससे बहुत सारे अपने हाईवे कॉरिडोर सब जुड़े ताकि सामान को आसानी से ला जा सके और भेज सके।
Adani Ports and Special Economic Zone Limited is India's largest commercial port operator, responsible for approximately a quarter of all cargo flow in the country. तो ये भारत का सबसे बड़ा में से एक है. It has 13 domestic ports spread over 7 marine states. जैसे कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उड़ीसा. तो ये अच्छा सबसे बड़ा क्या है? अडानी का ये जो पोर्ट. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Who has been appointed as the Chief Financial Officer of Oil India? तो किनको बनाया गया है सबसे मुख्य वित्तीय अधिकारी ऑयल इंडिया के? तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है. ऑप्शन डी, अभिजीत मजुमदार. ऑयल इंडिया ने क्या किया है, इनका जो अपॉइंटमेंट है एक्सेप्ट कर लिया है और वो 18 दिसंबर से क्या हो गया है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गए हैं. जिन्होंने किसको रिप्लेस किया ये भी याद रखेंगे, रूपम भरुआ. कभी कभार पूछता है एग्जाम में, एक तो बने कौन है और उन्होंने किसको रिप्लेस किया है. तो रूपम भरुआ जो ED as the company's CFO. Majumdar is the member of the Institute of Cost and Management Accounts of India, holds a bachelor degree in economics and law, a postgraduate diploma in forex management from ICFAI, and is a graduate of the IICA Evolution Certificate Program. तो अच्छी बात है, ये नाम याद रखेंगे, अभिजीत मजुमदार. हाँ, अब आते हैं ऑयल इंडिया. इज ए स्टेट ओन्ड Ratna that reports to India's Ministry of Petroleum and Natural Gas as of September 30, 2024. The government of India owns 56.66% of the corporation. तो याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है. एक महारत्नी कंपनी होती है, महारत्ना नवरत्ना से अलग अलग होती है. और कितना सरकार का उसमें हिस्सा है, तो उस कंपनी में 56.66%. इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा. आगे आते हैं. मैया संधू sworn in as president of which country for second term? तो ये किस देश की क्या है, राष्ट्रपति है? नीदरलैंड, मॉरिशस, मोल्डोवा, सिंगापुर और यूएई. देख लेते हैं. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. मैया संधू was sworn in as Moldova's president for a second 4-year term. अब मोल्डोवा की बात करें तो इसके बारे में हिस्ट्री बताई गई कि 1991 से पहले क्या था वो यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो रशिया का जो 14 देशों का जो ग्रुप हुआ करता था उनका पार्ट हुआ करता था. बट अभी ये क्या हो गया, 1991 के बाद एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में आ गया. तो वो क्या है, वहां की फर्स्ट वुमेन की प्रेसिडेंट भी बनी है. पहले मतलब जब पहले बार बनी थी तो उन्होंने सेकंड बार बनी है ना. According to Moldova's constitution, a person can serve as president for 2 times 4 years. मतलब कहीं ना कहीं कर सकते हैं, वो 2 बार ही बन सकते हैं. During her tenure, the country shifted away from Russian and towards stronger connection with the European Union. तो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में जैसे यूक्रेन यूएसए यूरोप की तरफ ज्यादा जा रहा है, उसे मोल्डोवा भी क्या है, रशिया से दूर जा रहा है और यूरोपियन यूनियन के पास जा रहा है. Moldova applied to join the European Union, which has 27 member nation in 2022. और साथ में क्या होगा, ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी बन गया. तो इसको भी याद रख लेंगे 27. अब आते हैं नेक्स्ट. Which state becomes first state to fully adopt government e-marketplace? कौन सा राज्य पूरी तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को अपनाने वाला राज्य बन गया? ये क्या होता है, जैसे आपने देखे होंगे भारत में अलग अलग सरकारी विभाग होते हैं. तो इन सरकारी विभाग में चाहे स्टेशनरी का सामान हो, कॉपी पेन का सामान हो, छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, चेयर्स हो गए, इन सबको बनाने के लिए क्या होता है, टेंडर जारी होते हैं. तो टेंडर में आपको पता है कितना करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होते हैं, ठेकेदार होते हैं. तो अब क्या हो गया, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, जैसे खासकर बात करें इसका जो सही आंसर है वो है यूपी. तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बोला कि हम जितना भी जो टेंडर जारी करेंगे वो सब क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे. ऑनलाइन ही क्या होंगे, हम सामान परचेज करेंगे ताकि हमें जो रिकॉर्ड है वो अच्छे से एक्यूरेट मेंटेन करने में भी अच्छा हो और किसी प्रकार करप्शन देखने ना मिले. तो ये अच्छी शुरुआत है. धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, उतना क्या होगी, देश में करप्शन क्या होगा, कम देखने मिलेगा. तो हम जो भी सामान खरीदते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, उसके लिए क्या लाया गया, ई मार्केट प्लेस. ठीक है. तो उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू कनेक्ट इट्स procurement process with the central's government marketplace, replacing its traditional tendering system. तो जो ऑफलाइन में टेंडर जारी करते थे कि ठीक है भाई इस ऑफिस की बिजली खराब हो गई, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी इसको दे दिए, इस ऑफिस में पाइपलाइन खराब हो गया, तो जो भी ये सब क्या हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा.
On 26 November 2024, the UP government issued a comprehensive government order cancelling over 33 previous procurement related directives to ensure full compliance with the JAM portal policies। तो अच्छी बात है, धीरे धीरे हर स्टेट को ये अपनाना चाहिए तो करप्शन हमें कम से कम देखने मिले। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अवार्ड्स वाले क्वेश्चन आते हैं, कालिदास अवार्ड, फलाना अवार्ड, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो who has been awarded for the 34th व्यास सम्मान 2024? तो 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है सूर्य बालाजी को। देख लेते कौन सी उनको बुक के लिए मिला है, तो ऑप्शन है बी, 34 व्यास सम्मान फॉर 2024 हैज बीन अवॉर्डेड टू द हिंदी राइटर, क्या कहेंगे, हिंदी राइटर सूर्य बाला फॉर हर नोवेल कौन देश की वासी वेनु की डायरी विच वॉज पब्लिश्ड इन 2018। तो ये दो चीज याद रखना कि सूर्य बालाजी को दिया गया है और उनकी जो नोवेल थी याद रखेंगे कौन देश को वासी, ठीक है, अच्छी बुक है हिंदी में, तो इनको दिया गया है हमारा 34 व्यास सम्मान, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब आगे आते हैं, क्या बोला है, विच कंपनी विंस गोल्ड अवार्ड एट द एपी आंध्र प्रदेश स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2024 कंपटीशन। तो एपी मतलब आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रतियोगिताओं में किस कंपनी ने स्वर्ण पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो उन्होंने अच्छा काम किया है विशाखापट्टनम में, तो आंध्र प्रदेश में, तो RIN राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, द कॉर्पोरेट एंटिटी ऑफ द विशाखापट्टनम स्टील प्लांट हैज वॉन द प्रेस्टिजियस गोल्ड अवार्ड, ठीक है, याद रखेंगे तो क्या मिला है, गोल्ड अवार्ड इन द स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2024 कंपटीशन कंडक्टेड बाय आंध्र प्रदेश स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन। और किसके द्वारा लाया गया ये भी याद करना, आंध्र प्रदेश। तो दो बातें रखेंगे, एक तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और दूसरा है आंध्र प्रदेश स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन मिशन के द्वारा लाया गया था। For its significant initiative in energy conservation in the iron and steel category, this prestigious gold award was given to RIL for implementing energy conservation measures over the last 3 years and utilizing waste energy। तो अच्छी बात है, इसमें उन्होंने काम किया है। श्री उत्तम ब्रह्म, ठीक है, इनका नाम कर लेंगे उत्तम ब्रह्म, जो GM है, जनरल मैनेजर एनर्जी इन्वायरमेंट एंड यूटिलिटीज एंड श्री VVS पुल्ला रेड्डी DGM accepted the gold award on behalf of RIL, ठीक है, इन दोनों का नाम कर लेंगे, VVS लक्ष्मण से VVS पुल्ला रेड्डी और उत्तम ब्रह्मा, ठीक है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट, India reached an important milestone in the self-reliance journey by delivering how many warships to the Indian Navy? भारत ने भारतीय नौसेना को कितने युद्धपोत सौंपकर अपनी आत्मनिर्भरता यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है? तो कहीं ना कहीं जो हमारे क्या है सबसे इम्पोर्टेंट होता है नेवी में, वो होते हैं वॉरशिप, है ना, अलग अलग क्या होते हैं वॉरशिप होते हैं। तो कितने दिया गया है इंडियन नेवी को? तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन होगा बी। देख लेते हैं, टू इंडिया मार्क द सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर कितने मिले हैं, दो वॉरशिप मिले, कौन कौन से, एक फ्रिगेट नीलगिरी है और एक क्या है डिस्ट्रॉयर सूरत, है ना। तो कहीं ना कहीं जो अपने पास एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, तो कभी कभार एयरक्राफ्ट कैरियर को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग वॉरशिप वेसल भी होते हैं जो हमें किसी पे अटैक करने के लिए हेल्प करते हैं। तो नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो एंड MDL का फुल फॉर्म है मुंबई मजगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड कोलैबोरेटेड इन इंडिया टू डिजाइन। तो पहली बात तो कौन कौन से मिले वो पता होना चाहिए, एक तो सूरत और नीलगिरी, और दूसरा किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो MDL के द्वारा, याद रखेंगे। अब बात करते हैं डिस्ट्रॉयर सूरत की, है ना। तो 7 नवंबर 2019 को इनको प्लेस किया गया था, लॉन्च कब हुआ 17 मई 2022 को, और जो नीलगिरी है वो कब प्लेस हुआ था हमारा 28 दिसंबर 2017 को, और कब लॉन्च हुआ 28 सितंबर 2019 को। तो अच्छी बात है, थोड़ा सा उनके बारे में देख लेते हैं। तो INS सूरत है, इज ए विशाखा
पट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर विथ लेंथ है उसकी 163 मीटर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7400 टन। तो 163 क्या मीटर लंबा है, साथ में इतना वेट उठा सकता है। और नीलगिरी की बात करें तो ये कितना है, 126 मीटर लॉन्ग है और साथ में ये 6500 टन का वेट उठा सकता है। द गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर एनएस सूरत इज द फोर्थ एंड लास्ट शिप इन द विशाखापट्टनम क्लास। Meanwhile, the INS Nilgiri is the first of 7 stealth guided missile frigates in the class। तो अच्छी बात है, इसके बारे में कुछ अदर इंफॉर्मेशन है वो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अकुम्स ग्रुप हैज एंटर्ड into a strategic long-term agreement at an estimate value of with an undisclosed global pharma firm। तो कहीं ना कहीं अकुम्स ग्रुप ने एक ऐसी वैश्विक कंपनी के साथ क्या किया, उन्होंने एक लॉन्ग टाइम क्या किया, समझौता किया। तो कितना किया है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए डी, 200 मिलियन यूरो। ठीक है, तो अकुम ग्रुप ने उनके जो फार्मा मतलब मेडिकल के लिए वहां पर 200 मिलियन यूरो से क्या किया, डील किया, मतलब लगभग 1760 करोड़ रुपीस का। और ये क्या है, एक यूरोपियन मार्केट में हमें फायदा देगा। तो इससे कहीं ना कहीं सप्लाई चेन को भी देखने मिलेगा मार्केट में, और एक इंटरनेशनल पार्टनर से फायदा होगा यूरोपियन कंट्री में एक्सेस करने में भी, और साथ में अपना सामान बेचने के लिए। तो अच्छी बात है। तो as part of the agreement, the Akums Group will get an initial payment of 100 million of euros from European authorities for product development and site approval. Commercial supply of this item is planned to commence in 2027 and continue until 2032। तो 5 साल का एग्रीमेंट है 2027 से 32 तक, इस ईयर को भी नोट डाउन कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। Who awarded the प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार to 17 children during a ceremony at New Delhi राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर। तो किसके द्वारा बाल पुरस्कार अवार्ड दिया गया है, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति जी है, कौन, द्रौपदी मुर्मू जी। उनके द्वारा 17 बच्चों को क्या दिया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो क्या होता है हमारे भारत में हर साल 26 दिसंबर को 1996 से अवार्ड दिया जा रहा है, बट 2022 में 26 दिसंबर को डिक्लेयर कर दिया गया, क्या बनाएंगे हम लोग, वीर बाल दिवस। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के क्या थे, 2 यंगेस्ट बच्चे थे, उनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह, है ना। तो उन्होंने सैक्रिफाइस किया था, इसीलिए उनको याद के लिए क्या बनाया जाता है, वीर बाल दिवस। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अवार्डेड दी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार टू 7। तो नंबर याद कर लेंगे, कितने लोगों को दिया गया, 17 यंगस्टर्स, जिसमें 10 क्या है, लड़कियां है, 7 क्या है, लड़के हैं। ड्यूरिंग अ सेरेमनी एट न्यू दिल्ली राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर। तो ये 2022 में उस 26 दिसंबर को याद कर लेंगे, वीर बाल दिवस क्यों बनाते हैं ये भी है। और साथ में इसमें क्या क्या दिया जाता है, तो 1 लाख रुपया तो कैश प्राइज दी जाती है, एक मेडल है और साथ में एक सर्टिफिकेट है। अब ये अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो अवार्ड हुआ स्टार्ट वो है 1996 के लिए। और याद रखेगा इसके लिए इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री कौन सी है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट। तो याद रखेगा दो चीज, 1996 से स्टार्ट हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के द्वारा ही अनाउंसमेंट की जाती है कि किन बच्चों को मिलना चाहिए। तो चलो आगे आते हैं। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 टू बी हेल्ड इन विच स्टेट। तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, उसका जो सही आंसर है वो क्या है, बिहार। तो बिहार में क्या है, कबड्डी विश्व कप आने वाला है महिलाओं का। अच्छी बात है कि धीरे धीरे जो क्रिकेट के अलावा अलग अलग स्पोर्ट्स को भी क्या दिया जा रहा है, प्रायोरिटी दिया जा रहा है। बिहार विल होस्ट दी वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप इन मार्च। तो मार्च 2025 में होने वाला है, कहां पर, राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी इंडोर्स वेन्यू। और इसमें कितने कंट्री पार्टिसिपेट करने वाले हैं, 14 कंट्री। कौन कौन से हैं, भारत तो रहेगा ही, चाइना भी आने वाला है, अच्छी बात है, जापान, साउथ कोरिया, नेपाल, पाकिस्तान भी आएगा, ईरान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सब आएंगे। और बिहार विल होस्ट दी वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप फॉर द सेकंड टाइम। इससे पहले उन्होंने 2012 में किया था, कहां पर, पाटलिपुत्र पटना में। तो इस बार कहां होने वाला है, राजगीर में होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट क्या बात है कि बिहार में ये पहली बार हो रहा है क्या, नहीं, दूसरी बार हो रहा है। 2012 में हुआ था 14 कंट्री के द्वारा,
तो उम्मीद की जा रही है इतने कंट्री पार्टिसिपेट करने वाले, कहां पर होने वाला है, राजगीर में। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट। विच रिनोन्ड इन्वायरमेंटलिस्ट ऑल्सो नोन एज द Encyclopedia of Forest recently passed away at the age of 86 in the Honali, Karnataka। तो किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद जो जिन्हें क्या बोलते हैं वन विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में 86 वर्ष की आयु में कर्नाटक के होनाली में निधन हो गया। इसका जो सही आंसर है तुलसी गौड़ा जी। ठीक है, इनका अभी निधन हो गया है। तो तुलसी गौड़ा जी commonly known as the Encyclopedia of Forest died at the age of 86 in Honali, Karnataka। She was born in 1938 in Honali। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था, 1938 में हुआ था। In 2021 she received the पद्मश्री अवार्ड। तो ये याद कर लेंगे कि कौन से ईयर उनको पद्मश्री मिला है, तो 2021 में क्या मिला उनको, पद्मश्री अवार्ड। इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर her contribution to environmental conservation। तुलसी गौड़ा जी फ्रॉम दी हलाकी ट्राइबल फैमिली, तो हलाकी ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती थी। शी known as the वृक्ष माते। वृक्ष माते मतलब मदर ऑफ ट्रीज। Among her tribe for her extensive knowledge of the forest, in 1999 she received the Karnataka Rajyotsav Award, also known as the Kanna Rajyotsav। तो याद कर लेंगे 2021 में तो उनको पद्मश्री मिला है। वृक्ष माता से भी बोला जाता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। How many medals did India win at the Asian Youth and Junior Weightlifting Championship 2024? तो इसमें भारत को टोटल कितने मेडल मिले हैं ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए वो है डी 33। तो ऑप्शन डी, द यंग इंडियन वेटलिफ्टर्स ended the Asian Youth and Junior Weightlifting Championship 2024 with the respectable 33 medals। तो 33 में करेगा 7 गोल्ड मेडल है, 16 क्या है सिल्वर है और 10 क्या है ब्रॉन्ज है। ठीक है, और इसमें देखिएगा जोशना शबर जो यूपी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और ये अपने आप में एशिया का रिकॉर्ड भी है। ये जो टूर्नामेंट हुआ था वो किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया, तो ये 2024 का जो टूर्नामेंट है वो कहां पर हुआ था, दोहा कतर। तो ये भी याद कर लेंगे, एक तो कितने मेडल मिले हैं और दूसरा ये होस्ट किसके द्वारा किया गया था, दोहा कतर के द्वारा। आगे कुछ और भी बताया गया है कि द यूथ चैंपियनशिप वाज एक्सेसिबल टू वेट लिफ्टर एज। तो कितनी होनी चाहिए, 13 से 17 के बीच वाली जो एज है उनमें क्या है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और 15 से 20 वाले कहां तक हो सकते हैं, एशियन जूनियर चैंपियनशिप के। तो एज याद रखेंगे 15 से 20, वहां 13 से 17। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड हाउ मच प्रॉपर्टी कार्ड्स टू प्रॉपर्टी ओनर्स अंडर स्वामित्व स्कीम। तो सरकार के द्वारा गांव के इलाके में, रूरल इलाकों में मैपिंग के थ्रू क्या सर्वेलांस किया जा रहा था, तो कितने कार्ड संपत्ति उन्होंने बांटे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, कितने होने चाहिए, 58 लाख। ठीक है, इतने कार्ड। अब ये क्या होता है, स्वामित्व स्कीम देख लेते हैं। तो सरकार ने लाया था सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो गांव में जैसे मान लेते किसी की जो जमीन होती है तो पटवारी के पास अलग से कुछ रॉड या स्केल होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपन इसकी मैपिंग करते हैं या फिर स्केल करते हैं। अभी क्या हो जाएगा, ये ऑनलाइन हो जाएगा, ड्रोन के थ्रू हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो लड़ाई झगड़ा देखने मिलता है, जमीन को लेके वाद विवाद होता है, वो कम देखने मिलेगा। तो 4 years after the union government began the Swamitva initiative to digitize and rural property records, Prime Minister Narendra Modi held a virtual event in which 58 lakh property cards offering records of rights were issued to owners in over 50,000 villages across 12 states। तो 12 राज्यों में करीबन 50,000 विलेज को कवर किया जा रहा है। द प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड द स्वामित्व प्रोजेक्ट विद द गोल ऑफ एनहांसिंग रूरल इंडियाज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बाय ऑफरिंग अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू हाउसहोल्ड्स विद रेजिडेंस इन इनहैबिटेड सेक्शन ऑफ विलेजेस यूजिंग कटिंग एज सर्विंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो अच्छी बात है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी अलग अलग मैपिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे। The strategy also facilitates property monetization and institutional credit through bank loans, reduce property related conflicts
improves property assessment and property taxation in rural areas and allows to complete village level planning। तो वही बोला गया कि इस प्रकार से स्कीम के तो फायदा क्या होगा, लोन लेने में भी आसानी होगी, प्रॉपर्टी का जो लोड है वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो भी कम देखने मिलेगी, टैक्स प्रॉपर्टी का बढ़ सकता है, असेसमेंट करने में फायदा होता है। Drone survey have been conducted in over 3.1 lakh villages, accounting for 92% of the target communities. So far, around 2.2 crore property cards have been created for over 1.5 lakh locally. त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा have fully utilized the initiative। अच्छी बात है कि यहाँ पर पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया। ड्रोन सर्वे have been done in the state of मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ as well as various union territory। तो ये स्टेट का नाम भी याद कर लेंगे। आगे आते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as the chairperson of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories? तो परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? उसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए संदीप शाह। तो डॉक्टर संदीप शाह जी को इसमें अपॉइंटमेंट किया गया है। Dr. Sandeep Saha, an accomplished medical expert and visionary leader, has been selected as the chairperson of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, a constituent board of the Quality Council of इंडिया। तो इनके द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया। वो गोल्ड मेडलिस्ट थे एमडी पैथोलॉजी में बैक्टीरियोलॉजी एट बीजिंग मेडिकल कॉलेज इन अहमदाबाद, एज सब्सटेंशियल एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन पैथोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी। ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। अब ये तो अपन ने क्वेश्चन फॉर्म में देख लिया डेली करंट अफेयर में। अब आते कुछ अदर फैक्ट जो दिसंबर महीने में इंपॉर्टेंट थे, उसको अपन कवर करने जा रहे हैं, जो एग्जाम में आपको जरूर देखने मिल सकता है। क्या भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा अलग अलग राज्यों में गवर्नर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। तो अभी हाल ही में 5 राज्यों में गवर्नर चेंज हुए, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला नाम याद करेंगे डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। ठीक है, ये पहले क्या थे, मिजोरम के गवर्नर थे, अभी किस राज्य के गवर्नर बना दिए गए, उड़ीसा। अब आप लोगों को बताना है कि उड़ीसा के सीएम कौन है। तो इसका जो सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उड़ीसा के सीएम का नाम बताना है। तो जो सही आंसर बताएगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा ताकि आप समझ सके इसका सही आंसर क्या है। तो हरि बाबू कंभमपति उड़ीसा के गवर्नर अपॉइंटमेंट हो गए। अब आपको इनका सीएम बताना है। अब नेक्स्ट नाम विजय कुमार सिंह जनरल, ये है अभी मिजोरम के गवर्नर बना दिए गए। तो ये इंटरचेंज दे सकते हो, हरि बाबू कंभम पहले मिजोरम के थे, अभी क्या आ गए उड़ीसा के। सेम विजय कुमार सिंह क्या बना दिए गए, मिजोरम के गवर्नर बना दिए गए। नेक्स्ट राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, तो ये क्या थे, पहले बिहार के गवर्नर थे, अब इनको कहां गवर्नर बना दिया गया, इनको बना दिया गया केरला का। सेम इंटरचेंज देखने मिला आरिफ मोहम्मद खान जी, है ना। तो पहले क्या थे, वो केरला के गवर्नर थे, अब इनको कहां बना दिया गया, बिहार के गवर्नर। तो इंटरचेंज देखने मिल रहा है यहाँ पर भी। और लास्ट है अजय कुमार भल्ला जी, इनको कहां बनाया गया, गवर्नर ऑफ मणिपुर। तो एक्चुअली मणिपुर में अभी गवर्नर नहीं थे, तो यहाँ पर जो गवर्नर हुआ करते थे असम के गवर्नर को ही एक्स्ट्रा चार्ज मिला था। तो वो ललित आचार्य प्रसाद जी है, तो वो पहले क्या थे, असम के साथ साथ मणिपुर के भी गवर्नर थे, इसीलिए मणिपुर में भी कोई गवर्नर नहीं थे। तो अभी कौन है, अजय कुमार भल्ला जी। ठीक है, देख सकते हैं। तो ये है आरिफ मोहम्मद खान जी, जो अभी कहाँ के बन गए, बिहार। तो बिहार के गवर्नर ये हो गए हमारे मिजोरम के विजय कुमार सिंह, अजय कुमार भल्ला कहाँ हो गए, मणिपुर। और ये कौन से हो गए, केरला, राजेंद्र। और डॉक्टर कंभमपति कहाँ के हो गए, उड़ीसा। उम्मीद करते हैं आपको ये पहला सेशन, पहला दिन इस साल का समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम करंट अफेयर की सीरीज आपके लिए लाएंगे ताकि आपको हफ्ते भर की जो करंट अफेयर पता चल सके, और आप लोग करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहेंगे, ताकि जो एग्जाम में अलग अलग करंट अफेयर आते हैं उससे आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत देखना न मिले और आपका जो सिलेक्शन हो सके वो अच्छे तरीके से हो सके। उम्मीद करते हैं आज का सेशन समझ में आया है। फिर मिलेंगे इसी जो साथ नए क्लास में। जय हिंद दोस्तों।